नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी और आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के लिए हम शुरू कर रहे हैं एक खास मुहिम। टाइम्स नाउ नव भारत का लक्ष्य मदरसे में पढ़ने वाले सारे छात्रों को मिलना चाहिए उनका हक। जो छात्र आज भी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के जमाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, धाकड़ एक्सक्लूसिव में हम उन छात्रों की आवाज बनेंगे जिन्हें आधुनिक शिक्षा का हक आज तक नहीं मिल पाया। एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छात्रों को मदरसों में मिल रही शिक्षा पर एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। इस रिपोर्ट में जिक्र है कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बहुत बड़े खतरे में है। एनसीपीसीआर की दलील ये है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा आज भी नहीं मिल रही, उन्हें अंधविश्वास की शिक्षा दी जा रही है। मुस्लिम छात्रों को वैज्ञानिक शिक्षा से दूर रखा गया है। छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। दारुल उलूम देवबंद को एनसीपीसीआर की चिंता बेवजह लग रही है। उनका कहना है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जा रही है। यूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि अपने पहले ही शासनकाल में मुस्लिम युवाओं के लिए एक शिक्षा नीति जारी की थी जिसका नाम है नई मंजिल योजना। इसे 8 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया था और उस मौके पर खुद प्रधानमंत्री ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा का पक्ष रखा था। उन्होंने अपने एक भाषण में यह भी कहा था कि मुस्लिम छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में मैं लैपटॉप देखना चाहता हूं। एनसीपीसीआर यानी कि हम जो राष्ट्रीय बाल आयोग की बात कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को गैर वैज्ञानिक और छात्रों का जीवन बर्बाद करने वाला बताया गया है। एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों मुस्लिम छात्रों का भविष्य अब खतरे में है। मुस्लिम छात्रों को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा नहीं मिल पा रही है और देश भर में मदरसे 400 साल पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुस्लिम छात्र गैर पंजीकृत मदरसों में अंधविश्वास की पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी किताबों में शिक्षा देने वाले कोई चित्र भी मौजूद नहीं है। मदरसों में आज ये सिखाया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। छात्रों को सिर्फ उनके ही जेंडर के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना गलत है। एक शिक्षक एक छात्र को 3 बार मारने का अधिकार रखता है, यानी कि कॉर्पोरल पनिशमेंट। मदरसों में धार्मिक पुस्तकों पर बहुत ज्यादा निर्भरता आज भी है। छात्रों को कंप्यूटर, किताबें, यूनिफॉर्म, जूते जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी देश के कई मदरसों में नहीं मिल रही है। एनसीपीसीआर के इन सवालों पर दारुल उलूम देवबंद को कड़ा एतराज है। उनका कहना है कि एनसीपीसीआर का पूरा ध्यान 95% छात्रों पर नहीं, सिर्फ 3% छात्रों पर ही क्यों है जो कि मदरसे में पढ़ते हैं। पढ़ाए जाने वाले धार्मिक ग्रंथों को हम कैसे बदल सकते हैं? इस्लाम धार्मिक पुस्तकों में चित्रों की अनुमति नहीं देता। इस्लाम में कोएड यानी कि सह शिक्षा की इजाजत नहीं है, यानी कि लड़का लड़की साथ नहीं पढ़ सकते। जिन और कुर्सियों को खाली छोड़े जाने के आरोप गलत है और इस्लामिक शिक्षा में इनाम और सजा दोनों का ही प्रावधान है। इसीलिए जिसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं वो एक मामूली सी सजा है, उसमें ज्यादा चोट भी नहीं आती है। हजारों छात्रों को उनके जेंडर के शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या वो सभी भेदभावपूर्ण है? मदरसा की शिक्षा नैतिक और धार्मिक मामलों में अधिक सक्षम है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे किसी दूसरे छात्र से पीछे नहीं होते और अंधविश्वास की जो बात की जा रही है वो भी एक गलत इल्जाम है। बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। हाफिज कुरान। और यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ाई करते हैं? मैं यहाँ से उर्दू पढ़ता हूँ और रात को ट्यूशन लगा रखा है, वे सारी चीज़ें पढ़ाती है। आपने एक छात्र की बात सुनी। इस एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में कई सारे ऐसे छात्र हैं जिनको सर्वे किया गया, जिनसे खुद बात की गई, क्योंकि बार बार आपको ये सुनने में आएगा कि ये एक राजनीतिकरण है, इसको जबरदस्ती एक समुदाय के ऊपर थोपा जा रहा है। पर जो आवाजें इस रिपोर्ट में रिकॉर्ड की गई हैं वो खुद उन छात्रों की ही है। अगर आप पेज नंबर 95 और 96 में देखें तो कई ऐसे छात्र अपनी चाहत खुद बयां कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो छात्र क्या कहते हैं इस रिपोर्ट में। अलग अलग कंसल्टेशन मीटिंग हुई
और उसमें छात्रों ने ये बातें बताई और ये सब रिपोर्ट में दर्ज की गई हैं। कुछ 20 ऐसे छात्र हैं जिनकी बात इस रिपोर्ट में की गई है। आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि किधर पे ये कंसल्टेशन किया गया, कहां पे इन छात्रों से बात की गई और उन्होंने क्या बोला। हसन 7 साल के हैं, नागपुर में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा खेलने के लिए ग्राउंड और संसाधन चाहिए, हमें यहां पर मिल नहीं रहे हैं। एक और बच्चा जिससे बात की गई, उनसे बात की गई साहिरा बानो, 12 साल की हैं, दिल्ली में। कहती हैं अच्छे शिक्षक, लाइब्रेरी के साथ प्रतिभा निखारने के लिए संसाधन चाहिए। बार बार बात संसाधनों की ही की जा रही है। शाहिल, वो भी 12 साल के हैं, कहते हैं हम भी यूनिफॉर्म और जूते पहन के स्कूल जाना चाहते हैं, ये हमें नहीं मिलता। जैसे मैंने कहा, संसाधन की बात। नजमा है, 11 साल की, भोपाल में पढ़ती हैं। दूसरे स्कूल के छात्रों की तरह हमें भी साइकिल चाहिए। कोई साइकिल मांगता है, कोई डेस्क की बात करता है, कोई कहता है कि हमारे वहां प्लेग्राउंड नहीं है। हमें जिस तरीके की पढ़ाई की जा रही है उससे हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, लगता नहीं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बन पाएंगे। और एक और बच्चे की बात सुनते हैं। आफिया, 13 साल की, भोपाल में। दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाएं नहीं है, वो सुविधाएं चाहिए। एक और आवाज थी भागलपुर से, अब्दुल की, 9 साल के हैं। कहते हैं हमें भी रंगीन किताबें चाहिए। रंगीन किताबें जिनको हम कहते हैं पिक्चर बुक्स, क्योंकि जिन किताबों से ये बच्चे पढ़ते हैं उनमें कोई किसी भी तरह की तस्वीर होने की इजाजत नहीं है। डेस्क चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, हॉस्टल चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, रंगीन किताबें चाहिए। कोई बच्चा कहता है कि हमें साइकिल चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रही इन बच्चों को ये सब सुविधाएं? हमें भी डेस्क, यूनिफॉर्म, हॉस्टल, लेबोरेटरी चाहिए। ये 14 साल की रेशमा, जो कि कडप्पा में है, ये उन्होंने बोला। बुनियादी सवाल है और बहुत ही बुनियादी जरूरतें हैं। क्यों इन बच्चों को इन बुनियादी जरूरतों से महरूम रखा जा रहा है? मोहित शर्मा से बात करते हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को एक्सेस किया है। पहले ये बताइए मोहित कि कुल कितने मदरसे हैं जिनका सर्वे किया गया, कितने बच्चों से नेशनल कमीशन ने बात की है, और अब जो ये रिपोर्ट आई है इसमें आगे किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए? देखिए पद्मजा, अगर बात करें सिर्फ बच्चों से जिनके बारे में बात करी गई है, वो कई 100 हजारों में आते हैं। और लगातार इन मीटिंग्स में भी देखा गया था कि चाहे कमीशन बात करना चाहता हो, बाल आयोग बात करना चाहता हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को बात ही नहीं करने दी गई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो निकल करके आता है कि अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो बच्चों को बात करने क्यों नहीं दी गई? कम से कम ये तो पता चलता कि उनको क्या चीज़ें मिल रही हैं या क्या नहीं मिल रही हैं। दूसरी बात करी जाए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं जिनके पास बेसिक सहूलियतें नहीं हैं। एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है, जो ये बाल आयोग की जो रिपोर्ट है, वो एकदम साफ तौर से कहती है कि 1.1 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं पता है इन मदरसों का। एनसीपीसीआर जो है वो कहता है कि करीबन 3 गुना तक जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं जिनकी संख्या 6000 है, उनसे 3 गुना तक ये अनमैप्ड अनरिकॉग्नाइज्ड जो मदरसे हैं वो हो सकते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े तौर पे इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और क्या पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है। हम किसी रिलीजन की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक एजुकेशन है और जो आधुनिक एजुकेशन है, जो बच्चों का एक मूल रूप से एक राइट है, वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। अभी जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो उनके लिए कमी, वो जब वो बड़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो कमी के तौर पे उनको देखा जाएगा। आपने एक टेस्टिमोनी सुनी, बच्चे, एक मासूम से बच्चे की एक जो आवाज़ सुनी, वो कहता है कि मुझे यहाँ पे मदरसे में दिन में उर्दू पढ़ाई जाती है, दिन में मुझे जो भी पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन मुझे क्योंकि अपने पापा का जो सपना है वो पूरा करना है, डॉक्टर बनने का, तो मुझे घर जाकर के ट्यूशन लेनी पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स को भी पता है, उनके माँ बाप को भी पता है कि अभी आप मदरसे में चाहे पढ़ रहे हो जिस मर्जी वजह की वजह से, लेकिन अगर असली पढ़ाई करनी है, अगर एजुकेशन प्राप्त करनी, एजुकेशन प्रॉपर साइंटिफिक और जो होती है एक लॉजिकल आपको एजुकेशन जो है वो हासिल करनी है, तो आपको मदरसों से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको चाहे वो ट्यूशन पढ़ाएं, लेकिन वो पढ़ानी पड़ेगी ताकि बच्चे बड़े होकर एजुकेशन यानी कि आधुनिक एजुकेशन हर बच्चे का ना सिर्फ जरूरत है पर उसका हक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, ये किसी भी मदरसे पर लागू नहीं होता, क्योंकि एग्जेम्पशन दिया गया है संविधान में जो रिलीजियस
माइनॉरिटी रन एजुकेशन हैं उसमें राइट टू एजुकेशन अप्लाई ही नहीं होता। उसका नतीजा आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। क्या वक्त आ नहीं गया है कि हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा का अधिकार मिले? मोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। यही सवाल पूछती हूँ, हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक सैयद असद अब्बास और जफर सरेशवाला। जफर सरेशवाला साहब, सबसे पहले ये सवाल आपसे ही, जब भी मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है तो लोग कहते हैं ये राजनीति से प्रेरित है। यहां खुद बच्चे कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए, हमारी जो जरूरत है वो मदरसे में पूरी नहीं हो रही, तो क्या एक ओवरहॉल की जरूरत नहीं है? पद्मजा, मैं वो हूँ कि वो फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि जिसका 100 साल से ज्यादा से मदरसों से ताल्लुक है आज भी। और मेरे और आपके नहीं बल्कि एक देवबंद के बहुत जबरदस्त स्कॉलर मौलाना मनाजिर हसन जिलानी 60 साल पहले, मेरे ख्याल से 1958 में उन्होंने एक ज़ख़ीम किताब लिखी है, दारुल देवबंद को एडजस्ट किया है कि आपको अपना जो सिलेबस है जो मदरसे का, उस पर नजर सानी करने की जरूरत है। यानी यू नीड टू हैव अ व्यू, सेकंड व्यू। और अभी भी 1 साल पहले एक बहुत बड़े देवबंद के स्कॉलर ने ये बात कही है। आज अब हमने क्या किया है, मैं खुद जानता हूं कि मदरसों में क्या प्रॉब्लम है, उनको अपने उसकी जरूरत है। तो हमने क्या किया कि वो झगड़े में नहीं पड़ने के बजाय, और मैं मुबारकबादी देता हूं मोदी की सरकार को कि मैं जब मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जब चांसलर बना तो मैंने मोदी साहब के सामने बात रखी कि उर्दू जो है वो सिमट के रह गई है मदरसों में। अगर आप ये मदरसे के बच्चों को, हमने 250 मदरसे आइडेंटिफाई किए थे कि अगर इन मदरसे के बच्चों को आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आने की इजाजत दें, तो हमने मौलाना आजाद में पद्मजा एक ब्रिज कोर्स तैयार किया। पहले साल 80 बच्चे आए, दूसरे साल में 180 और 300 साल में तीसरे साल में 360 बच्चे आए। तो हमने ये कहा था कि भाई एक सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए। मदरसे में जो बच्चा निकलता है बाहर, उसके लिए कोई जिंदगी नहीं होती, वो या मदरसे किसी मस्जिद में इमाम बने या अजान देने वाला बने, तो उसकी भी एक जिंदगी है। तो हमने ये जब किया तो आज पद्मजा, आई कैन शो यू अ मौलाना एंड एन इंजीनियर, अ मौलाना एंड एन इकोनॉमिस्ट, ये बाहर निकले अभी लास्ट ईयर वो पहली निकली जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में यही मदरसे हैं, दारुल उलूम जैसे सेम जी, लेकिन वहाँ उन्होंने ए लेवल कंपलसरी किया है। यानी जो बच्चा मदरसे में जाता है वो ए लेवल भी करके निकलेगा। तो जैसे वो मदरसे की डिग्री पूरी होती है वो स्टेट यूनिवर्सिटी में जाता है। अब एटलीस्ट पिछले 8-10 साल से, और ये अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें उन्होंने पहली मर्तबा मदरसे के मोहतमिमों को बुलाया था। जो हमारे जावड़ेकर साहब थे, मैं भी था उस मीटिंग में, और मदरसे के लोगों से, मदरसे के जो मोहतमिम थे, चांसलर थे, उनसे पूछा कि आप बताइए कि हम इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या करें जिसकी वजह से आपका सीमलेस ट्रांजिशन हो। जब पूरी दुनिया में ये बदलाव हो रहा है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता? सैयद अब्बास, क्यों इसको राजनीति के चश्मे से देखा जाता है? सबसे पहले तो पद्मजा जी, आपको और आपकी टीम को टाइम्स ऑफ भारत की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके साथ साथ माशाल्लाह मेरे बड़े भाई जफर सरेशवाला ने बहुत खूबसूरत बात कही है। हालांकि मैं आपके दर्शकों को, आप सबको बता दूं, मैं खुद मदरसा का छात्र रह चुका हूं। मदरसा इदारा फैजुल इस्लाम जो नील चंद्रा बेंगलोर में है, और उसके साथ साथ अंजुमन इमामिया बेंगलोर रिचमंड टाउन में पढ़ता है। मैं बिल्कुल हर मद्देनजर रखता हूं मेरे बड़े भाई जफर से कि हमें जो मदरसा में सिखाया जाता है वो दीन के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, उसके साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि दीन के साथ दुनिया भी चाहिए। उसके साथ मैंने अपना फॉर्मल एजुकेशन किया, मैंने अपनी पढ़ाई की, डॉक्टरेट किया, और तभी जाके मैं होलिस्टिकली डेवलप हो सका। बिल्कुल सैयद अब्बास साहब, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है और रिसोर्सेज हैं कि आप एक ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, कि आप अपना होलिस्टिक एजुकेशन कर सकते हैं। पर जो बच्चा सिर्फ एक मदरसे में ही पढ़ता है उसको भी वहीं पर होलिस्टिक एजुकेशन मिलना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो मॉडर्नाइजेशन तो जरूरत है।
जी तो जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो ये क्यों कहा जाता है कि आप अपनी संघीय आइडियोलॉजी डाल रहे हैं, कि आप सिर्फ 3% बच्चों के ऊपर अपना धर्म थोपना चाहते हैं, अपनी राजनीति थोपना चाहते हैं? सवाल तो वहां पे आके रुक जाता है ना। अभी तो आप बोल रहे हैं हाँ जी दीन के बारे में भी और दुनिया के बारे में भी। जब दीन को दुनिया से मिलाया जाता है तब आप कहते हैं नहीं ये राजनीति है। नहीं, सबसे पहले मैंने ये संघीय आइडियोलॉजी की बात ही नहीं की। पद्मजा, कोई और बोले आप मुझ पे चिपका मत दीजिए प्लीज। मैं कतई आप पर नहीं चिपका रही कुछ भी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब कोशिशें की जाती हैं, तो उनको राजनीति के नाम पे रोकना उतना ही गलत है और इन बच्चों से अन्याय है। इन बच्चों से अन्याय है। जवाब देने दीजिए। हाँ, तो मेरा आपके सवाल का जवाब है ये मैं नहीं मानता मॉडर्नाइज करना या दुनियाई इल्म का हासिल करना कोई संघीय आइडियोलॉजी नहीं है। इसका सभी हक है, हिंदुस्तान के हर बच्चे का हक है। और दूसरी बात, जब मोदी जी कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, एक हाथ में मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बजट ग्रांट कीजिए। जफर सरेशवाला साहब माशाल्लाह माहिर आदमी है और उनके कनेक्शंस हैं बीजेपी में। तो मैं दरखास्त करूंगा संजू वर्मा जी, आप ऐसे बजट को ग्रांट कीजिए जहां पे इनको साइकिल मिले, यूनिफॉर्म मिले, इनको पुस्तकें मिले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग एक ही चीज कह रहे हैं, सब मान रहे हैं कि 21वीं सदी में जिस तरीके का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसके लिए 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। संजू वर्मा, फिर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी। सैयद अब्बास, जस्ट सेकंड सरेशवाला, Please, I'll just add something. I'll add something and then हाँ जी एक सेकंड। अच्छा, I'll add something. Padmaja, in this new education policy, as my brother Abbas has said, we had presented that you allow these madrasa students to appear directly in SSC and 12th exam, and they did that. जफर साहब हिंदी में they accepted the recommendation. So they did that, and already lot of madrasa students this year have directly appeared in 10th exam through the National Open School, and the ones who have never been to any school, so they have already accepted what we said. जी संजू वर्मा। पद्मजा जी, पहले तो टाइम्स नव भारत के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी मुद्दों पर आते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, जो कि NCPCR के नाम से जाना जाता है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही सही और अहम बात कही है कि मदरसों का आधुनिकीकरण जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरा बिंदु ये कि आधुनिकीकरण के अलावा मदरसों को ये समझना होगा कि ये मदरसे कई दशकों, कई हजारों सालों पहले खुले थे और आज भी इनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। जैसे कि आपके रिपोर्टर ने बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा मदरसे हैं और मैंने यहाँ पर आपके शो में आने से पहले कुछ आंकड़े देखे तो मुझे पता पड़ा कि मदरसों में 25 से 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं। पर जो ताज्जुब की बात वो ये है कि हर मुसलमान, और इससे मुझे लगता है कि जफर सरेशवाला और मिस्टर अब्बास को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, राजेंद्र सच्चर की कमेटी ने ये बात खुलेआम कही है और ये पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है कि मदरसों में आधुनिकीकरण नहीं हुआ है कई दशकों तक। यही मुख्य कारण है कि मुसलमानों की टोटल जनसंख्या जो भारत में है, सिर्फ 3 या 4% लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं। जहां तक उर्दू में तालीम लेना, जहां तक फारसी में तालीम लेना, जहां तक अरबी में तालीम लेने की बात है, वहां तक तो बात ठीक है। पर एक मदरसे में पढ़ने वाला 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे को भाई हिस्ट्री क्यों ना पढ़ाई जाए, भूगोल क्यों नहीं पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ाई जाए, इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाए, गणित क्यों नहीं पढ़ाया जाए, विज्ञान क्यों नहीं पढ़ाया जाए, तो मैथ, हिस्ट्री, साइंस, सोशल स्टडीज, ये सबसे वंचित रखकर आप जो मदरसे में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे कहने में बात अच्छी नहीं लग रही है, पर दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई तो यही है कि 70 से 80% नहीं पर 90% जो बच्चे मदरसों से तालीम लेकर पास होते हैं, ये सच्चर कमेटी ने तब कहा था और आपको
याद दिला दूं सैयद अब्बास कि जब असम में दिसंबर 2020 में मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए यानी कि उनके आधुनिकीकरण के लिए बिल पास कराया जा रहा था, तो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्शन के लिए और वोट बैंक के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये पूरा कदम उठा रहे हैं। क्या कहेंगे फिर उन लोगों से? बदरुद्दीन अजमल की जो बात है, मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी की बात है या उनके स्पोक्स पर्सन की बात है या उनकी बात है, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। चलिए, तो आपको लगता है कि जिस तरीके मैं कहना चाहती हूँ, आप मानते हैं कि जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं वो खुद उनकी बच्चों के ही खिलाफ है? मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं ये बात को मानता हूँ, सवाल मुझसे पूछा गया है संजू जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि दीन भी होना चाहिए, दुनिया भी होना चाहिए। मैं खुद मदरसा का छात्र रह चुका हूँ। इस्लाम के साथ साथ दुनियाई जो इल्म है, एक फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री है, उसको बिल्कुल भी हासिल करना चाहिए। चलिए, मॉडर्नाइजेशन अच्छी बात है। अगली बार किसी भी राज्य में ये कोशिश को आगे बढ़ाया जाएगा, तब आपसे दोबारा जरूर बात करेंगे। तब ये जो हम कहते हैं कि भगवाकरण हो रहा है, ये बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी थोप रही है, जिस तरीके के ये ऑब्जेक्शंस किए जाते हैं, उम्मीद है ये नहीं किए जाएंगे। संजू वर्मा जी नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं। मेरी बारी है, अभी आप थोड़ा चुप रहिए, धैर्य दिखाइए, अभी आप मुझे टोकिए मत। जी बोलिए संजू वर्मा। जफर सरेशवाला जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मदरसाओं से जो लोग निकलते हैं या मदरसाओं के कुछ जो छात्र हैं, उनको डायरेक्टली एसएससी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप मदरसाओं वालों को ये समझाइए कि मदरसाएं सीबीएसई एफिलिएशन की मांग क्यों नहीं कर रही हैं। जैसे कि आरएसएस जो स्कूल चलाता है, सरस्वती शिशु मंदिर हो, ये सब सीबीएसई एफिलिएटेड है। मदरसा के जो लोग हैं, जो मौलाना है, मौलवी हैं, उनको इतनी बार सरकार की तरफ से न्योता भेजा गया, आग्रह किया गया, निवेदन किया गया हाथ जोड़कर, भाई आप सीबीएसई एफिलिएशन ले लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी, अपने आप आधुनिकीकरण हो जाएगा, सीबीएसई सिलेबस मदरसाओं में भी पढ़ाया जाएगा। पर मदरसा वालों ने हाथ टेक कर कहा, नहीं भाई, हम तो तफसीर पढ़ाएंगे, यानी कि इस्लामिक धर्मशास्त्र, हम तो अखलाक पढ़ाएंगे, हाउ टू बिहेव इन इस्लाम, हम तो ये पढ़ाएंगे। तो जो सोच है, वो सोच का आधुनिकीकरण जब होगा, उसके बाद ही सिलेबस का आधुनिकीकरण होगा। जल्दी से एक रिस्पॉन्स देते हैं जफर सरेशवाला साहब से। अपनी सोच में आधुनिकीकरण लाइए। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है जफर साहब, पर आप एक माइनॉरिटी में हो जाते हैं, क्योंकि जो रेडिकल वॉइसेस हैं वो आपको ओवरटेक और सबड्यू कर देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है पद्मजा, यू विल बी सरप्राइज्ड। बहुत बड़ी तादाद में मदरसों ने ले लिया ये। इस साल बड़ी तादाद में मदरसे के बच्चे 10th की एग्जाम में अपियर हो गए। और दूसरा, हमने एक वर्चुअल क्लासरूम शुरू की थी 9 मदरसों में, और सबसे पहले हमने मोदी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस से शुरू किया था 2500 बच्चों के मदरसे में, और हम लोग उसमें 8th, 9th और 10th का मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पढ़ाते थे। यू विल बी सरप्राइज्ड, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। तो वो अभी तो हमारी मुखालिफत करने वाले माइनॉरिटी में, बड़ी मेजॉरिटी में बच्चे हमारे साथ हैं, और बहुत सारे मदरसे अगर ऐसा सच में हुआ है तो ये बहुत ही स्वागत करने लायक कदम है, और उम्मीद है कि जिन मदरसों का यहाँ पे सर्वे किया गया है वो भी जल्द इस आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर सरेश। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की। वैसे तो वो अपने भाषणों में पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों से 51 हिंदू अपने वतन पाकिस्तान जाने का इंतजार यहां भारत में कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वही प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही लोगों को वापस अपने वतन आने की मंजूरी नहीं दे रहे, जिससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में हिंदू होना मना है। पाकिस्तान ने अपने 51 नागरिकों को बेसहारा छोड़ दिया। कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान के 51 हिंदू नागरिक पिछले 4 महीने से हिंदुस्तान में हैं। घर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उन्हें घर आने नहीं दे रही।
संवेदनहीनता की हद तो देखिए। उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, उनसे मिलने नहीं दे रही है इमरान खान की सरकार। हैरानी की बात यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान को मां की ममता नजर नहीं आती। अपने बच्चों के लिए मां की आंसू तड़प दिखाई नहीं देती। मेरे बच्चे मेरे धियां जवान बैठियां मैनू कुछ नहीं मना बनता है। मैनू हुणी हुणी छोड़ आवे सारे साडा लड्डा। दरअसल ये लोग गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा पूरी करने और घूमने के लिए इसी साल अप्रैल में भारत आए थे, लेकिन साथी सदस्यों की तबीयत बिगड़ने और देखभाल करने की वजह से वीजा एक्सपायर हो गया। अब ये लोग अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा होने नहीं दे रहा। मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती है, मैंने रिपोर्टें वगैरह सब कुछ दिए थे पाकिस्तान एम्बेसी को, लेकिन मैं फिर भी पाकिस्तान एम्बेसी से और पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तान के वजीर आला हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब है, इमरान खान साहब हैं, मैं पूरी उनसे आगे जो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि हम 51 परिवार जो इधर बैठे हुए हैं, हमारा 10 परिवारों का जत्था है, तो ये जो है हम जल्दी से जल्दी हमें अपने जो है मुल्क वापस लिया जाए। पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत के बाद अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान इन्हें इसलिए देश लौटने नहीं दे रहा क्योंकि ये हिंदू है? हिंदुस्तान में ये धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार आए थे। ये बात भी सच है कि इनका वीजा एक्सपायर हो गया है, लेकिन स्वदेश लौटने के लिए तो आपको सिर्फ अपने कागजात ही दिखाने होते हैं, और अगर पाकिस्तान थोड़ा सा भी प्रयास करता तो ये हिंदुस्तान में ना अटके हुए होते। इसके लिए भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान से सीख लेने की जरूरत है। कोरोना संकट जब आया तो करोड़ों भारतीय भी विदेशों में फंसे हुए थे। उन्हें स्वदेश सही सलामत लाने के लिए हिंदुस्तान ने वंदे भारत मिशन चलाया। 7 मई 2020 को भारत ने इस मिशन का आगाज किया। इस मिशन के तहत लगभग 6 करोड़ 70 लाख लोग स्वदेश लौट आए। तो वहीं पाकिस्तान अपने सिर्फ 51 नागरिकों को बॉर्डर तक पार नहीं करवा पाया। अपने घर, अपने परिवार और अपने दोस्तों से बिछड़ने का गम इन पाकिस्तान के 51 नागरिकों के चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। उम्मीद है टाइम्स नाउ नव भारत की इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जागेंगे और अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए भारत से सीख लेकर अपने नागरिकों को बुलाने के लिए कोई मिशन लॉन्च करेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत। अब सीधे आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं प्रदीप दत्ता। वो उन्हीं परिवारों के साथ हैं जो कि इतने महीनों से बस अपने देश वापस जाना चाहते हैं, पर उनका देश उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां कैसे गुजर बसर हो रही है प्रदीप? देखिए पद्मजा, इनकी हालत बड़ी खराब है। ये कोई चांद नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने वतन जाना चाहते हैं। ये वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं। इनकी हालत बहुत खराब है। यहाँ पिछले कई महीनों से एक ही गुहार लगा रहे हैं। ये जाके एम्बेसी के ऑफिस में लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमें अपने देश वापस आने दिया जाए। वीजा देखिए इनका एक्सपायर हो गया। ये यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए थे, तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। उसके बाद से इनका वीजा एक्सपायर हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण, और आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से हर शख्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर वीजा आपका एक्सपायर हुआ है तो भारत को कोई आपत्ति नहीं है, भारत ने इनको रहने की इजाजत दी है, लेकिन पाकिस्तान इन्हें वापस नहीं ले रहा। लगातार ये एम्बेसी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कई बार इन छोटे छोटे बच्चों के साथ एम्बेसी के बाहर धरने पे बैठे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि पाकिस्तान ने इन्हें आने की इजाजत नहीं दी। ये हिंदुओं की हालत है। वहां पे इतने वर्षों से वहां रह रहे हैं, वहां के बाशिंदे होने के बावजूद वहां पे बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ की मेहमान नवाजी किस तरीके से यहाँ पे दुर्गाना मंदिर ट्रस्ट के लोग इन्हें खाना खिला रहे हैं, सुबह शाम इन्हें लंगर देते हैं ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना सो सके। एक तरफ जहां पाकिस्तान मुल्क ने अपने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया, वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तानी देखिए कितने प्यार से खाना खिला रहे हैं हर एक को, और हर किस्म का पकवान देखिए, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, खीर भी है, सब कुछ। और मैंने जब इनसे बातचीत करी तो बातचीत करते हुए उन्होंने एक ही बात कही है कि हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे मेहमानों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। आप देखिए इन्हें पानी दिया जा रहा है। आपको मैं कुछ लोगों से बात करते हैं,
आप हमें बताएंगे कैसी लग रही है ये मेहमान नवाजी यहाँ जो आपको मिल रही है यहाँ पे भारत में? अच्छा लग रहा है। किस किस्म की आपको यहाँ पे सहूलियत दे रहे हैं? हमें बहुत बढ़िया सहूलत मिली है यहाँ पे आके। तो हम जो ये दुर्गा कमेटी है, ये जो भी सेवादार खड़े हुए हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया करते हैं अदा कि ये जो हमारी सेवा चाकरी कर रहे हैं। होता है आपको कि एक भारत मुल्क आपको इतनी सेवा कर रहा है और जो अपना मुल्क है वो आपके लिए दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है? जी सर, दुख तो आता है, दिल में रोना आता है, क्या करें, हम फंसे हुए हैं तो क्या करें। तो हम पाकिस्तान सरकार से और इंडियन सरकार से यही अपील करें कि हमारे लिए कुछ जल्दी किया जाए। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो कमेटी बनी हुई है दुर्गा कमेटी, तो दुर्गा कमेटी वालों ने हमारे साथ ये हेल्प की हुई है। देखिए यहाँ एनजीओ इनकी हेल्प कर रहे हैं। पद्मजा, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ, टाइम्स ऑफ नवभारत के व्यूवर्स को, कि ये शख्स जो हैं इनके पिताजी ठीक नहीं है, वो वहाँ पे पाकिस्तान में हैं और ये अपने बच्चों के साथ वहाँ धरने पे भी बैठे, उसके बावजूद भी कोई इनको अभी तक वहाँ से आने के लिए आदेश नहीं मिला है और ये परेशान है। अब देखिए हर एक की परेशानी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं जो इन्हें फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है किसी तरीके इन जो पाकिस्तान से आए हिंदू हैं, कुछ सिंध से आए हैं, कुछ पंजाब से आए हैं, उनकी मदद की जाए। हम यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं इनसे। आप हमें बताएंगे कि ये जो आप खाना शाना खिला रहे हैं, ये कब तक आप इनके लिए करते रहेंगे? जब तक ये यहाँ पर हैं तब तक इनका खाने का प्रबंध होगा। कोई भी भूखा नहीं सोएगा, चाहे ये हैं चाहे इनके बच्चे हैं। ये सिर्फ दुर्गाना तीर्थ की ओर से ये करा जा रहा है। ये देखिए दुर्गाना तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से इन्हें ये कहते हैं कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इनकी कोशिश पूरी है कि इनमें से कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, हर एक को खाना मिले। भारत के लोगों की यही पूरी कोशिश है। इमरान खान भाषण देने में तो बहुत आगे रहते हैं। और पद्मजा देखिए हैरानगी की बात ये, आज नेशनल माइनॉरिटीज डे है और आज भी इमरान खान की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान आए कि किस तरीके से हम माइनॉरिटीज के राइट्स को देखते हैं। और देखिए इस तरीके से माइनॉरिटीज के राइट्स को देखते हैं। 51 लोग तीर्थ यात्रा के लिए आए और उन्हें आज तक घर वापस आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे माँ है, कल भी हमने इनसे बात की थी। क्या कहना चाहेंगे माँ, आपके बच्चे वहाँ हैं, कितना मुश्किल? मेरे बच्चे वापस हैं, मेरी धियाँ वापस हैं, मैं वापस पाकिस्तान जावांगी, इतने नहीं रहवांगी। देखिए माँ रोने लग जाती है, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पद्मजा, किसी का भी इनफैक्ट कलेजा फटने को आएगा जब इनकी तरफ देखेगा, इनकी हालत देखेगा, कैसे मुल्क में ये रह रहे हैं। वहां पे रहते हैं तो परेशानी है, बाहर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए जाते हैं। माँ रो रही है। किसी भी माँ को अगर उनके बच्चों के बगैर रहने के लिए कहा जाए तो आप समझ सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस माँ के आंसू को देख के? आप भी परेशानी में? नहीं, हम भी परेशान हैं, हमारे बीवी बच्चे पीछे हैं। हमें भारत सरकार से और पाकिस्तान सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें अपने घर भेजा जाए, हमें अपने गांव भेजा जाए। पाकिस्तान क्यों नहीं आपको ले रहा, क्या लगता है? ये तो नहीं सर, हमें नहीं मालूम क्यों नहीं ले रहा। देखिए ये भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमें क्यों नहीं ले रहा, हम तो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, फिर हमें वापस क्यों नहीं ले रहा? क्यों हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? क्यों इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया? देखिए अब एनजीओ यहाँ पे अभी अभी आए हैं, एनजीओ किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे आप देखिए बिस्किट दे रहे हैं, केले दे रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इनमें से कई बच्चे जो बीमार हो गए थे उनके लिए डॉक्टर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब हर हिंदुस्तानी आज ये दिखा रहा है कि क्यों हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी मेहमान नवाजी की वजह से जाना चाहता है। यही एक वजह है, यही एक प्यार है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में है। कोई भी यहाँ आए उसे यहाँ शरण दी जाती है, किसी को भी परेशानी हो भारत के लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं, शाना बशाना खड़े हो जाते हैं। अब देखिए इनको देख के आदमी को इतना अच्छा लग रहा है, एक तरफ से गर्व भी होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम वो हिंदुस्तानी हैं जो किसी का दुख नहीं देख सकते, हम वो हिंदुस्तानी हैं जो किसी की परेशानी नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से काश सियासतदान भी ये बात समझ पाते, बिल्कुल, और अगर ये इस बात समझ पाते तो सीएए का विरोध न करते। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे हमारे देश में इसको मेहमान नवाजी भी नहीं कहते, इसको सिर्फ सेवा कहते हैं। जिनको अपना देश ने देश निकाला दे दिया है, वहां पर भारत में उनकी सेवा हो रही है। मोना आलम पत्रकार हैं पाकिस्तान में, हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रदीप मेरे साथ बने रहिए। मोना आलम जी, सिर्फ क्योंकि ये तीर्थ यात्रा के लिए भारत आए थे, क्यों इनको वापस अपने देश नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि वो हिंदू हैं? देखिए ये जो एंगल है जो आपने इस पूरी स्टोरी को देने की कोशिश की
की है और आपने अपने रिपोर्टर को भी कहा है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती की बात है। ये सारे हमारे लोग हैं, पाकिस्तान उनका है, ये मुल्क उनका है, यहाँ पर रहते हैं। इनके यहाँ पर आप इसको अगर ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये हिंदू हैं या इनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है तो इस वजह से इनको पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा, दैट इज नॉट द केस। आपको पता है कोविड से रिलेटेड तो बताइए आप पूरी केस दुनिया है में क्या? पाबंदियां हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और इसको कोई COVID से रंग related- देने की कोशिश नहीं की जा रही, ये संशय खुद Obviously उन्हीं के मन में है, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा के लिए अगर भारत आए हैं, अगर यहाँ पर कोविड की वजह से उनको रुकना पड़ा, अगर उनका वीजा एक्सपायर हो गया, तो क्या उनको अपना देश लौटने की आजादी नहीं है, इजाजत नहीं है? क्यों उन्हें यहाँ पर दर दर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा है? आप खुद कह रही हैं हाँ पाकिस्तान उनका मुल्क है, तो अपने मुल्क में उनको क्यों नहीं आने दे रहे आप? आप यही कह मैं रही आपको हैं बता कि रही हम हूँ इसको कि- एक रंग दे रहे हैं, आप बता दीजिए ना कि सच्चाई क्या है। मैं यही आपको बता रही हूँ, देखें अभी भी जो लोग उनका ख्याल कर रहे हैं वो एक एनजीओ है ना, और मैं वाकई उनको आई सल्यूट देम कि वो उनका ख्याल कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग उनको अच्छी तरह रखें। आपकी गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है, आई डोंट नो, आई नेवर हर्ड एनीथिंग। और वहां पर अगर उन लोगों को रुकना पड़ गया है क्योंकि दुनिया भर में कोविड से रिलेटेड पाबंदियां हैं, खास तौर पर सफर को लेकर। आपको पता है यहाँ आप चाइना की अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना बहुत क्लोज हैं। कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स थे जो वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो वापस आए और आज तक उनको चाइना ने वापस नहीं लिया है, क्योंकि वो वही उस किस्म की वहां पर कुछ इस किस्म की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस वजह से वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट वहां नहीं जा पा रहे हैं, उनके करियर। मोना आलम जी, वैसे तो आपने गजब की बात की, लोग आपके पाकिस्तानी नागरिक हैं, यहाँ भारत में हैं, उनकी सेवा की जा रही है। आपकी सरकार क्या कर रही है ये बताने की जगह आप ये पूछ रहे हैं कि भारत की सरकार आपके नागरिकों के लिए क्या कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, भारत की सरकार आपके नागरिकों के लिए भी करेगी। संजू वर्मा, आपके मेहमान हैं, अगर हमारे यहाँ नहीं बिल्कुल हमारे मेहमान हैं, इसीलिए उनकी खातिरदारी की जा रही है, उनकी सेवा भी की जा रही है। इतने दिनों से उनका खाने पीने रहने सबकी सुविधा उनको दी जा रही है, पर कभी तो वो अपने मुल्क वापस लौटेंगे, ये बता दीजिए उनको कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई एहसान नहीं, हमें नहीं चाहिए। एहसान बनाकर आप पोर्ट्रे ना करें, आप केले और अरे तूफान तो है, अगर किसी माँ का बच्चा वहां पर छूटा हुआ है इतने दिनों से, उसके लिए तो तूफान ही है ना। आपको नहीं लगता होगा अगर एक आदमी अपने बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ पर पड़ा हुआ है इतने दिनों से, उसके लिए तूफान है। ये क्या संजू वर्मा, यूज नहीं किया, अभी इनको शांत करवाइए, आपने बोल दिया जो बोलना था। अच्छा संजू वर्मा, का क्या तरीका है? मोना आलम, आपको जो कहना था आपने कह लिया, अभी मेरी बारी, मुझे मेरी टिप्पणी करने दीजिए। पहली बात तो ये पद्मजा, आपके टाइम्स ऑफ भारत चैनल के अलावा किसी और न्यूज चैनल ने जो उत्पीड़ित हिंदू हैं पाकिस्तान के और जो आज दर दर भटक रहे हैं, उनकी ये उत्पीड़ा किसी और चैनल ने दर्शाया नहीं है। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये, मोना आलम यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए पाकिस्तान ये उन्हीं का देश है। तो मुझे ये बताइए कि कुछ लोग तो 2018-2019 से भीख मांग रहे हैं। हमारी होम मिनिस्ट्री ने आपके जो एम्बेसी के लोग हैं उनको याचिकाएं डाली, उनको निवेदन किया कि भाई अपने जो आपके देश से निकाले गए लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए आए थे और कोविड के चलते फंस गए, उनको वापस ले लीजिए। मुझे ये बताइए कि आपने उनको देश निकाला क्यों दिया, आप उन्हें वापस आने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य की बात यह है कि आज अल्पसंख्यक दिवस है, नेशनल माइनॉरिटी डे है, और आज इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मोना आलम, आपको याद दिला दूं, हाल ही में एक 7 साल के छोटे बच्चे को आपने इस निंदा कानून यानी ब्लास्फेमी लॉ के तहत एक 7 साल के बच्चे को जेल भेज दिया। लोग तो ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो 7 साल का बच्चा जिंदा है या नहीं, इस बात पर भी लोगों को आशंका हो रही है। जब आप एक 7 साल के बच्चे को जेल भेज सकते हैं क्योंकि आप उसने एक मदरसा के कारपेट पर यूरिनेट किया, तो आप किस हद तक जा सकते हैं, ये मैं टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों पर छोड़ती हूँ। ये न केवल उत्पीड़न है पाकिस्तानी हिंदुओं का, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानव अधिकारों का उल्लंघन है। मुझे बताइए, पाकिस्तानी हिंदुओं के क्या कोई मानव अधिकार नहीं है? क्या पाकिस्तान हिंदू उनको जवाब देने दीजिए, उनका कोई अधिकार नहीं है पाकिस्तान में? हिंदुओं को अल्पसंख्यक बताकर आप
उनको जवाब देने दीजिए। संजू वर्मा, मोना आलम को बोलने दीजिए जी। चलिए, इसको रंग दिया जा रहा है। 7 साल के बच्चे को सिक्योरिटी में रखना पड़ता है क्योंकि उस पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया जाता है, मंदिर पे हमला किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। क्या इसे भी रंग दिया जा रहा है मोना आलम? नहीं, देखें, ये जेन्युइन केसेस हैं। ये अब आपने ठीक बात की है, ये जेन्युइन केसेस हैं। लेकिन अगर आप इसको वहां पर हमारे मदरसा के कारपेट पर यूरिनेट एंटी ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल करेंगे, आप करते क्या थी? इस निंदा कानून का मैं आपको इस्तेमाल करते अभी मैं आपको बता रही हूँ इस निंदा कानून एक 7 साल के बच्चे के खिलाफ क्यों इस्तेमाल किया गया? एंटी ब्लास्फेमी लॉ आपने एक 7 साल के छोटे बच्चे के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया? और आप आकर उसकी पुष्टि कर रही है। उसका पुष्टिकरण करना बंद करिए। माफी मांगनी तो दूर की बात है, आप तो उनका गलत सही करने की कोशिश कर रही है जी। मोना आलम, जवाब दीजिए। कर रही है। ये इतनी शेमलेस खातून है, मैं इनको क्या बोलूं? मैंने कब इसकी मैं शेमलेस हूँ? आपको गोल्ड मेडल शर्म आनी चाहिए। आई एम सो सॉरी टू लिसन टू दिस। इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है ये। आप इतनी गलत बात कर रही हैं। आप इतनी गलत बात कर रही हैं। आप इतनी रखती है। कोई कट्टरपंथी किसने पुष्टि की है? झूठ क्यों बोल रही है? तो झूठ क्यों बोल रही है? मैंने आपको शेमलेस एक रीजन की वजह से कहा है। आपने झूठ क्यों बोला? आपने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ? क्या झूठ है मोना आलम जी? क्या झूठ है? एक सेकंड संजू वर्मा, उनको बोलने दीजिए। क्या झूठ बोला गया है, बताइए। इनको चुप कराएं। मैंने इन्होंने इतना घटिया इल्जाम मुझ पे लगाया है कि मैंने पुष्टि की है। कहाँ पुष्टि की है? मैंने उस बच्चे के ऊपर जो भी केस हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट है। मैंने कब की है? महिला को आईना दिखाया है। आप बताएं। आप बेशरम, आप बेगैरत, एक सेकंड संजू वर्मा जी, मोना आलम जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो हुआ है उस बच्चे के साथ वो गलत हुआ है, पर सच बात तो ये है मोना आलम जी कि ये होता रहता है, ये लगातार होता रहता है। और अगर ये सरकार की शय नहीं होती तो क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि लगातार इस तरीके के हमले होते रहें? मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैंने ऐसी बात ना बोली, ना मैंने कही। इन्होंने कहा पुष्टि कर रही है कि कितनी मतलब झूठ की इंतहा हो गई है। इतना बड़ा you are shameless and you are shameful. No, don't call me names. Don't call me names. Don't call me names. Don't try to hide your lie. You are a shameless liar, I think. आप इतना खोल के झूठ बोल रही हैं, आपको शर्म से मर जाना चाहिए। जी मोना आलम जी, आपने एक घटना की निंदा की है, पर सच बात यह है कि आज भी अमृतसर में 50 लोग से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वापस अपने देश जाने का, और उनको ये डर है कि उनके मजहब की वजह से उन्हें ये देश निकाला दिया गया है। आप कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है। उम्मीद है कि ये देखने के बाद आप कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिरकार अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास जा सके। इन्हें इनके मजहब की सजा नहीं मिलनी चाहिए। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव बस इतना ही। संजू वर्मा, मोना आलम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने